वेलकम बैक। तुम सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम भी अभी बातचीत कर रहे थे कि कौन सा फल वैसे पसंद है, बताइए दें। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है किन्नू। जिसको किन्नू नहीं पसंद ना इस मौसम में, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई पाकिस्तान का और फ्लेवर अच्छा लगता होगा। सर्दियों में किन्नू और फिर गर्मियों में आम। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सबके ना कॉमन होंगी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फल हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं कि जिनके जादुई फ़वाइद हैं। इनका इस्तेमाल ना सिर्फ आपको बेशुमार बीमारियों से बचाता है बल्कि जायके भी इनके भरपूर हैं। और मज़े की बात है हमजा कि हमारे यहाँ इतनी अबंडेंस में है और इतनी महंगाई जिसका हम जिक्र करते हैं, उसके बावजूद वो खास से सस्ते हैं। कल अब मैं ऑफिस से निकली तो मैंने देखा बड़ी खूबसूरत गाजरें जो हैं वो सजाई गई थी और उसके ऊपर लिखा था 20 रुपये। अच्छा। हाँ, और मैं सोच रही थी कि यार देखो, मतलब इतना शुक्र हमें करना चाहिए अल्लाह ताला का कि फिर भी ये जायके हमारे यहाँ मिलते हैं। बाहर आप जाके तो देखें, बिल्कुल फ्रूट एंड सब्जियां ऐसे मिलती हैं जैसे ज्वेलर की दुकान में कोई सोने के आइटम नहीं लगे होते। बिल्कुल ऐसे ही है और इतना खूबसूरत जायका है और फिर उनके जो फ़वाइद हैं हम उनको तो नहीं देखते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं है। और आजकल हमें क्यों विटामिन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई है। जब हमने देखा कि कोरोना आ गया था तो हर बंदा कह रहा था गर्मियों के अंदर क्या अब हमें ज़रूरत है, और उस वक्त किन्नू हमारे पास नहीं थे, इस तरह के जो है ना फ्रूट्स हमारे पास नहीं थे जहाँ से हम विटामिन सी ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे इस हवाले से कि हमने जो चीज़ें खानी उनको कैसे खाना है और क्यों खाना है। सुमाइरा ग़ज़ाइयत हमारे साथ हैं अफीरा अनीस। अस्सलाम वालेकुम अफीरा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि ये फल और सब्जियां, ये तो हमें मालूम है कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कौन सी फल और सब्जियां आप रिकमेंड करेंगी इस मौसम की कि जिनके खाने से हमें कोई बड़े गैर मामूली किस्म के नताइज या फिर फ़ायदे मिल सकते हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो क्या, बिकॉज आई थिंक वी आर डूइंग फर्स्ट टाइम शो टुगेदर। अच्छा, एक करेक्शन में करना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से खुर्रम उन्होंने ये बोला कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। तो ज़रूरत अपनी पड़ी, ज़रूरत इंसानी जिस्म को विटामिन की और फूड की हमेशा से है। बात यह है कि कोविड-19 के बाद अब न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोचने और समझने लग गए। व्हेन आई यूज्ड टू डू क्लिनिक, तो मेरी क्लिनिक यूजुअली खाली रहती थी और कोई डॉक्टर्स जो नेक्स्ट रूम के क्लिनिक पे होते थे, जो नेक्स्ट रूम में होते थे, वो कह के भेजते थे कि देखिए आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, वो नेक्स्ट रूम में बैठी हुई हैं और वो आपको प्रॉपर डाइट प्लान देंगी, आपके बच्चों को प्रॉपर डाइट प्लान देंगी, तो उनके मतलब वो हेल्दी इम्पैक्ट आएगा लाइफ पर। तो यूजुअली हमारे यहाँ कोविड-19 के बाद अब ये प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस हुई है। उससे पहले कोई जानना भी नहीं चाहता था कि बस चीज़ जो अच्छी लग रही है वो खानी है, चटखारे खाने, लेकिन विटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिएंट्स पढ़ते भी हैं, सोचते भी हैं, सुनते भी हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो जहाँ आपसे सवाल पूछिए। जी अफीरा, पहले तो अपने नाम का मतलब बताएं। इतना मुश्किल सा नाम है आपका, इसका मतलब क्या है? तो मेरा नाम उफेरा है और उफेरा बेसिकली वाली ज़माने में एक सहाबिया गुजरी थी और इनका जो है बहिश्ते ज़ेवर में है। शी वाज हम्बल एंड वेरी लाइक वर्शिप, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। अच्छा, वेरी और मतलब ठीक है। फिर हमें सुनने में कुछ मसला हो रहा है आपको, लेकिन अगर आप तक हमारी आवाज़ सही पहुंच रही है तो एक वो मैं कल अपनी टीम से जिक्र कर रही थी, सब चूँकि इन्होंने नहीं पहले सुना था तो इनको अच्छा लग रहा था कि सेहत की कोई ABC है, यानी एप्पल, कैरेट एंड बीट रूट, इनका कोई एक स्मूदीज और ये सब चीज़, और ये इस मौसम में सब चीज़ें सस्ती भी हैं और अवेलेबल भी हैं। बिल्कुल, जहाँ तक फरा आप गाजर की बात करी थी, गाजर इतनी सस्ती है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो बेस्ट टाइम होता है ना विटामिन ए के इनटेक का, वो गाजर होती है। और गाजर सबसे, मैं अब ये बता दूं कि जिन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, अगर आपके सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, अगर आप वीकनेस के शिकार हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपका BP अक्सर लो रह रहा होता है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, या सबसे बड़ा जो मेन कॉज होता है वो विजन लॉस का होता है कि आपको ब्लर नजर आ रहा है, या जैसे जैसे अंधेरा होता है मगरिब के टाइम के बाद आपको ऐसा लग रहा होता है कि यू कैन नॉट सी प्रॉपर्ली, आपके विजन में प्रॉब्लम है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। हमारे यहाँ हम CBC टेस्ट करवा लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि खून की कमी है या विटामिन सी का बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग उस लेवल तक मेडिकल चेकअप्स पे नहीं जाते हैं कि वो विटामिन ए का डेफिशिएंसी चेक करवाएं, या वो कोई बीमारी या कोई आपको इम्पैक्ट आता है तभी आपको पता चलता है, फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन विटामिन ए का बहुत हैवी इंटेक आपको रोजाना की डाइट में नहीं चाहिए होता है। अगर आप प्रॉपर्ली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें तो विटामिन जो है वो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको आपके ऑर्गेनिक जो ऑर्गन फंक्शंस जो हैं, जैसे कि लिवर हो गया, हार्ट हो गया, इन तमाम चीज़ों के फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं। और जब आपको
खुदा ना खासा कोई बीमारी होती है तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, वो डायरेक्ट फिर आप दवाओं पे चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक दफा मैंने एक सेमिनार में एक कोट को रिप्लेस किया था, उसके हालांकि बुलाया मुझे डॉक्टर्स ने था और मैंने कहा था कि एप्पल नहीं भूल गई मैं, वो कोट भूल गई, उसके मैंने रिप्लेस किया था न्यूट्रिशनिस्ट इज बेटर देन डॉक्टर। जो कोड था वो था ये कि क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैंने कहा फेस करके बोलूं तो न्यूट्रिशनिस्ट इज बेटर देन डॉक्टर, कि अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन में रहेंगे मुस्तकिल तो आपको डॉक्टर के पास जाने। बिल्कुल ठीक है उफैरा, हमें जरा ये बता दीजिए कि किन्नू की हम बात कर रहे थे, हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तो जूस जो है ना वो जिसको किन्नू बहुत पसंद है उसको जूस भी उसका बहुत पसंद होता है, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि ज्यादा जूस भी नहीं पीना चाहिए किन्नू का, ये क्या बात दुरुस्त है? ऐसा नहीं है, जूस बिल्कुल पीना चाहिए और जूस फाइबर फॉर्म में लेना चाहिए। हमारा अलमिया है कि हम करना नहीं चाह रहे होते हैं, हम रेडीमेड फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि जी बना बनाया में एक जूस मिल रहा है तो उसके कार्टन्स लेकर आ गए, और वो बेसिकली वो जूस कम होता है, वो प्रिजर्वेटिव फूड फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव ज्यादा होता है। आपको नहीं पता वो कब पैकिंग चल रही है, सही उस पर एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लेकिन दैट फूड कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव, तो वो आपकी बॉडी को काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहा होता है, जो कि वजह है आजकल जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं उसकी मेन वजह यही प्रिजर्वेटिव्स कंटेनिंग फूड है, और साथ में जो हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल इतना ज्यादा करें। आज से अगर 20 साल पहले चले जाए तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। उसका रीजन सिर्फ यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल है वो खत्म होता जा रहा है। जूस की जहां तक बात है, आपको जूस पीना चाहिए, अगर ये जरूरी नहीं है कि आप ग्लास भर के लोगों को के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने ऑरेंज जूस निकाला है तो ऑरेंज जूस इटसेल्फ हाफ ग्लास होना चाहिए, उसको आप डाइल्यूट करें, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेटेड पिएंगे तो आपको एकदम से डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेवीनेस प्रॉब्लम हो सकती है, तो डाइल्यूट करके जूस को पिए, लेकिन घर में जूस निकाल के पीना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये कि वो आप बड़े बड़े कंटेनर्स और पैक्स लेकर आ रहे हो उनको। ठीक है उफैरा, ये भी बताइएगा जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब गाजर के इतने फायदे हैं, लेकिन हम तो गाजर का हलवा बनाते हैं, फिर उसमें ढेर सारी चीनी डालते हैं, फिर उसमें घी डालते हैं, फिर उसमें खोया भी डाल देते हैं, और उसके बाद हम उसे खूब भून के खाते हैं, कहते हैं हम तो गाजर खा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से जो है ना चुकंदर को हमने कभी हाथ ही नहीं लगाया, तो ये बताइएगा कि इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है कि हमें इसके सारे मिनरल्स वाइटामिन जो मिल सके। बिल्कुल, मैं ये बताऊंगी जो गाजर का हलवा और इस तरह की जो ट्रेडिशन है ना, ये एक्चुअली हम इंडिया से लेकर आ गए हैं। आज भी अगर आप इंडिया में जाए तो इन तमाम इस किस्म के फूड स्टाइल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमें हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। आप गाजर को बहुत अच्छे तक, बिल्कुल आप गाजर का हलवा, लेकिन वो एक टिपिकल स्टाइल पे ना जाएं कि आप उसको क्रश करके उसी तरीके से करें, लेकिन थोड़ी सी देसी के घी में सौते कर लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, इंस्टेड ऑफ ये कि बहुत और बहुत सारी चीनी मिला के आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा। आप छोटे बच्चों को भी दें, खुद भी लें। और जहाँ तक रही सब्जियों की बात, तो रॉ फूड तो जितना भी हमारा वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बीट रूट हो गया, ये इतना बेहतरीन खजाना है। और फिर आपने बिल्कुल सही बात की थी कि हम बहुत लकी हैं, ब्लेस्ड हैं कि हमारे मुल्क में ये खजाना हमारी ही जमीन उगल रही है। अगर हम बाहर मुल्क में तो ये चीजें एक तो केंट होती हैं, इतना कैन फूड में मिल रही होती हैं, उसके बाद इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि वो आप जो है ना उसको अवेल करते हुए 1000 दफा सोच रहे होते हैं और फिर भी वो नेचुरल फॉर्म में आपके पास नहीं आ रही होती हैं। और हमारे पास मौजूद इसकी बेस्ट अगर मैं आपको फूड इनटेक बताऊं कि टाइमिंग क्या है, अगर आप सैलेड ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं तो मिड मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। वो टाइम जब आपका स्टमक एम्प्टी है, तो जो उसमें मिनरल्स और वाइटामिन जो भी आपका इंटेक है वो बेस्ट टाइम है कि बॉडी पे बहुत अच्छे तरीके से असरअंदाज होगा। इंस्टेड ऑफ कि आप खाने के बीच में आपने एक प्लेटर बनाया हुआ है जिसमें रोटी, सालन और बहुत सारी चीजें, उसके साथ आपने सैलेड लिया हुआ है, बहुत खुशी से प्राउडली खा रहे हैं कि हम तो हेल्दी डाइट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जो है मिड सैलेड बोल बना लें या स्मूदी बना लें, वो आपने लंच को रिप्लेस कर दें। वो जो एक हैवी लंच है रोटी, चावल और सालन वाला, वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी मैं डिफाइन करूंगी किसी वक्त। लेकिन ये कि लंच रिप्लेस हो जाए हमारा वेजिटेबल फूड के एक बोल से और साथ में उसमें थोड़ी सी दही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी खाना उस लंच को रिप्लेस कर सकता है इन सेंस ऑफ क्वालिटी। अच्छा, हम सब में ना आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो चुकंदर कितना इफेक्टिव है कि आजकल के मौसम में चुकंदर खाने से वो जो आयरन डेफिशिएंसी है, और बच्चों को कैसे खिलाएं, वो तो मुंह नहीं लगाते बच्चे, क्या माएँ भी नहीं खाने के लिए तैयार होती हैं।
अच्छा, चुकंदर की मैं जहाँ तक बात बताऊंगी, चुकंदर एक्चुअली हैवी होता है। अगर चुकंदर का हम जूस भी लें तो वो बहुत हैवी हो जाता है। डायरेक्ट आप अगर आधा चुकंदर भी खा लें, सिर्फ चुकंदर आप खा लें नमक मिर्च भी लगा के, तो वो उसके बाद यू फील हैवी, लाइक कुछ हैवीनेस फील हो रही होती है। तो उसका तरीका ये है कि आप थोड़ा लाइट फॉर्म में लें, लेकिन लें या तो सैलेड की फॉर्म में ले लिया, वरना मैं एक स्मूदी यहाँ पे फटाफट गाइड करती हूँ जो कि बहुत हेल्दी है। आपने 1/4 चुकंदर का पीस लिया है, हाफ एप्पल लिया है आपने, और उसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको आप ब्लेंड कर ले, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले, लाइक जो एक स्मूदी टाइप की होती है वो ब्लेंड कर लें। अब ये डिपेंड कर रहा है, शुरू में आप वो स्मूदी नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाएगी। आप या तो उसका जूस निकाल के ले लें, आप उसको स्क्वीज कर ले, आपके पास जूसर है तो आप उसमें जूस निकाल लें और उसमें लेमन जूस ऐड करके, मतलब 1/4 बीटरूट और हाफ एप्पल का आपने जूस निकाल लिया। और अगर आप उसको दैट्स द बेस्ट वे, अगर आप उसको स्मूदी बना सकते हैं, पानी के साथ डाइल्यूट करके ले लें। ये आपकी जो ब्लड डेफिशिएंसी वाला इशू है, एनेमिक हो जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्योर करेगा क्योंकि उसमें सेब भी मौजूद है, बीटरूट भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया उफीरा, आप मौजूद रही और आपने हमें अपडेट किया। और हमजा, आपको पता है कि ये जो कहनी थी ना, ये बहुत बिल्कुल सही, बीटा कैरोटीन है गाजर में, और बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर है विटामिन ए का। विटामिन ए हम समझते हैं गोलियों में ले लेंगे, वो गोलियां जब हम लेते हैं तो विटामिन ए हमारी बॉडी में हल नहीं होता, वो फैट सॉल्युबल है, वो बॉडी से निकल नहीं सकता, उसके मुज़र असरात भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम इस सोर्स से लेते हैं ना, नेचुरल सोर्स से गाजर की तरह बीटा कैरोटीन, तो ये जितना हमारे जिस्म को विटामिन ए चाहिए उतना वो बॉडी के में कन्वर्ट होके आ जाएगा और बाकी निकल जाएगा। तो ये एक अल्लाह ताला का कैसा खूबसूरत ये सारी बातें मैकेनिज्म है। मैं यकीन करें कि सुनता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि फराह से मैं ये बातें समझ जाऊँ और इस पे अमल भी मैं कर सकूँ, क्योंकि मैं सुन लेता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, हाँ यार ये करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा होता। लेकिन खाने मैंने चटखारे वाली चीजें, जिसके ऊपर ढेर सारी चीजें। अच्छा, वैसे चले छोड़े, अब आपकी पसंद की बात करते हैं, क्रिकेट के मैदान में चलते हैं। इस वक्त तो सारों को पसंद आ रही होगी जो सिचुएशन है। लेकिन आप मुझे बताएं कि यासिर या फवाद, कल मैंने कहा था कि आप फवाद को कह रहे थे, मैंने कहा यासिर मैच को टर्न अराउंड करेंगे। अब आप एग्री कर रहे हैं? थोड़ा मैं एग्री करता हूं इस बात से, लेकिन मेरे लिए मैच का हीरो फवाद आलम ही हैं और मैं उनके साथ ही रहूंगा। यासिर शाह 4 विकेट्स ले चुके हैं, 6 आउट हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका के 214 रन हैं और 56 रन की लीड। अगर हम बात करें तो 56 रन पे साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। आसानी वाली बात यही है, चौथे रोज का खेल जारी है। नया बॉल पाकिस्तान ले चुका है क्योंकि तकरीबन 86 ओवर्स जो हैं वो हो चुके हैं, तो अब जीतने वाले हालात हैं। फरा कह रही थी कि अब कैसे, अब क्या होना चाहिए? मैं कहा अखलाकी तौर पे हमें जीतना चाहिए। अखलाकी तौर पे हमें जीतना चाहिए, उसूली तौर पे हमें जीतना चाहिए। लेकिन चौथा दिन जो है ना, इसके बारे में बड़ा प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि चौथे दिन मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन मैच इस तरह से खत्म होगा ये बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। ये जो सूरत हाल है, इसको टर्न अराउंड किया है, जिसे हम कहें सेफली हमारे बैट्समैन ने भी, जैसे फवाद आलम का जिक्र किया हमजा ने, और रिजवान को अगर ना मेंशन करें, बाकी लोगों को ना करें तो वो भी ज्यादती होगी। लेकिन हमारे बॉलर्स का भी बड़ा कमाल इसमें किरदार है। अब आगे क्या होने वाला है, क्या मजीद व्हाट नेक्स्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाफिज इमरान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स सेक्टर, उनसे बात करेंगे वो मैच को कैसे देखना है। बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं सुबह सुबह। वैसे तो आप मैच के लिए उठते ही हैं, तो हमने आपको इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं दी है कि आप यकीनन हाजिर। क्या बन रहा है मैच का, आप जीत रहे हैं? देखिए, जो जिस तरह से भी आप लोग बात कर रहे हैं, जो हालात बन गए हैं, इस पर इखलाकी तौर पर भी जीतना चाहिए और कौमी और मिली जोशो जज्बे के साथ जीतना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बाद हार कर यहाँ पर आया, तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा, और यही होम सीरीज़ का फ़ायदा होता है, जिससे हम कोई 10 बरस 11 बरस तक महरूम रहे। कि जब आप अवे खेलते हैं तो आप हारते हैं, जब आप वापस अपने मैदानों पर आते हैं तो जीतते हैं, और वो जो नाकामी वहाँ पर होती है उसका हिसाब बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस पहले टेस्ट मैच में आप देखें कि कई उतार चढ़ाव पाकिस्तान की तरफ से भी आए हैं और जनूबी अफ्रीका की तरफ से भी आए हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जिन जिन लोगों ने परफॉर्म किया है वो उनको बहुत ज़्यादा दाद देनी पड़ती है। इसमें पहली इनिंग्स जब पाकिस्तान ने खेली है, उसमें फवाद आलम की जो इनिंग्स है वो यकीनी तौर पर वो हमेशा उनको याद रहेगी, और लोग उस इनिंग्स की मिसालें भी देंगे। वो इस वजह से कि जब आपके पहले दिन में जिस पिच के ऊपर जिस मैच में 14 विकेट्स गिर जाएं, उसके बाद कमबैक करना मुश्किल होता है। और पहले दिन जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, जिस तादाद और रफ्तार के साथ गिरी हैं, उसके बाद तो यूँ महसूस होता था कि तीसरे दिन ही ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ से फवाद आलम को, फ़हीम अशरफ को, और फिर जो बुनियाद उन्होंने रखी पाकिस्तान की फ़तह की, अज़हर अली की जो निस्फ सेंचुरी थी, उसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गो के
उनकी इनिंग्स 3 फिगर इनिंग्स में तब्दील हो सकती थी। लेकिन जो पार्टनरशिप लगाकर फवाद आलम के साथ उन्होंने पाकिस्तान को दबाव से निकाला, उसके बाद फिर फवाद ने उसको और मजबूत किया, फ़हीम अशरफ ने अपना हिस्सा डाला, यासिर ने रन्स किए, हसन ने रन्स किए, उसके साथ नोमान अली ने रन्स कर दिए। तो इन तमाम ने मिलकर एक ऐसी सतह पर पाकिस्तान को लेकर आ गए कि जहां पर फिर पाकिस्तान हारने के खौफ से और डर से निकल गया। फिर दूसरी इनिंग्स जब शुरू होती है जनूबी अफ्रीका की, उसमें यासिर शाह को तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है उनकी बॉलिंग के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है कि यासिर के साथ जो दूसरे अहम तरीन खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, वो आबिद अली हैं, जिन्होंने अब तक 3 कैचेस ले चुके हैं। सिले के ऊपर उन्होंने कैचेस लिए हैं और तीनों वो कैचेस लिए हैं जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। ड्रॉप कैचेस होते हैं और ड्रॉप कैचेस का नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से आबिद ने कैचेस लिए हैं, जो उनका कॉम्बिनेशन बना है आबिद यासिर का, तो वो पाकिस्तान को अब फतह के करीब है। अब वो एक चूँकि इत्तफाकात का खेल है, कुछ कबल अज़ वक्त कहना मुमकिन नहीं होता या आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस सतह पर पाकिस्तान पहुंच चुका है, ये आखिरी 2 उनके अच्छे बल्लेबाज हैं जिन वो जो थोड़ी मज़ाहमत कर सकते हैं। उसके बाद तो एक रस्मी सी कार्रवाई आपको नज़र आएगी और फिर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई 8 या 10 विकेटों से भी जीत जाना चाहिए जो इस वक्त है, क्योंकि 50 या 60 रन से मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 1.5-2 का खेल लेगा। ये 1 विकेट गिरने की देर है, उसके बाद फिर आपको यके बाद दीगरे विकेटें गिरेंगी, जिसका इम्कान ये है। अच्छा, हमने देखा कि रोजाना पिच ने एक अलग ही तरीका हमें दिखाया। पहले रोज हमने देखा 14 विकेट्स गिर गए, हमने कहा ये विकेट क्या करने जा रहा है। दूसरे रोज फिर कुछ मामला बदला, तीसरे रोज हमने अफ्रीका की जब बैटिंग देखी, ये तो क्या कर दिया, अफ्रीका आउट ही नहीं हो रहा, एक खिलाड़ी आउट है, किधर 150 क्रॉस कर गए हैं। हाँ, वो पार्टनरशिप बहुत शानदार थी। चौथे रोज आप अभी तक क्या देख रहे हैं कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ बेहतर है या स्पिनर्स के लिए, या अब ये फिर बैटिंग विकेट होते हुए? और पाकिस्तान के लिए कैसी होगी जब पाकिस्तान अपनी इनिंग्स में आएगा? पाकिस्तान के लिए आसान, नए बॉल के ऊपर जब नया बॉल आएगा हार्ड होता है, उस पर थोड़े से इसमें मसाइल ज़रूर परेशानी हो सकती है बैट्समैनों के लिए। लेकिन जैसे बॉल सॉफ्ट होता जाएगा, आप देखें कि कल भी बॉल सॉफ्ट होता गया है, तो वो रन्स निकाले हैं दोनों ने, वैंडर डसन ने भी और मैक्रम ने भी रन्स निकाले हैं। तो सॉफ्ट बॉल होगा तो रन्स आसानी से निकल सकते हैं निस्बतन। जो पिच की आपने बात की है, पहले दिन अनइवन हुआ है। आप पहला सेशन देखते हैं तो उसमें विकेट्स गिरे एक तो साउथ अफ्रीका के, लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हुए। लेकिन जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो बिल्कुल एक कतई तौर पर पिच का रवैया बदला, अनइवन रहना शुरू हो गया, बॉल पड़ता पीछे था लेकिन वो उसका वो उछाल नहीं ले पाता था जो होना चाहिए। अनइवन बाउंस की वजह से बैट्समैन के ज़हन में डाउट आते हैं, 2 ख्यालात आते हैं कि ये बॉल पीछे गिरा है, अपनी नाइस हाइट के ऊपर आएगा या नीचे रह जाएगा। तो वो उस वजह से बैट्समैनों को परेशानी का सामना रहा। फिर रवैया इसलिए बदला पिच का कि नेक्स्ट डे रोल हुआ, मेरा ख्याल है कि लाइट रोल लिया गया होगा, तो जो पैचेस थे ना जहाँ से बॉल नीचा रह रहा था वो थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए। और दूसरी एक बात यह है कि चूँकि मौसम ऐसा है कि पिच बेक नहीं हो पाता, पिच बेक नहीं हो पाता, और जिस वजह से उसकी जो सरफेस है वो नीचे से ज़रा नरम रहती है। अगर हार्ड सरफेस होगा तो बॉल गिरने के बाद आप लगेंगे कि किक करेगा। जब सरफेस उसका नीचे से नरम होगा ना तो वो पड़ने के बैठ जाएगा। तो ये उसकी एक वजह ये है कि चूँकि मौसम आप देखें धूप नहीं है, इतनी ज़्यादा तेज़ सर्दियों का मौसम है, और उसके साथ साथ ये कि ये जो पिच है ये इससे पहले इस्तेमाल कितना हुआ। अगर इसके ऊपर 2, 3, 4, 5 मैचेस पिछले 2-1.5 माह में खेले जा चुके हैं तो वो जो नेचुरल प्रोसेस है पिच के बनने का, उसको बेक होने का, उसको रिकवर करने का, वो उसको नहीं मिल पाता। हमें कितना फ़ायदा हुआ नुमान को साथ खिलाने का, यासिर शाह के? अगर उस एंड पे कोई और बॉलर होता तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने परफॉर्म कर दिया है तो फिर एक ऑप्शन ये था कि साजिद को ले लें क्योंकि वो उनके पास लेफ्टी ज़्यादा हैं, लेकिन नोमान ने भी जो उनको जिम्मेदारी मिली थी वो उसको निभाई है। और उनकी जो गुज़िश्ता 3 साल की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस हैं वो 150 से ज़्यादा 3-4 साल में उन्होंने विकेटें ली हैं, तो वो बहुत अच्छी खासी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। उनके खिलाने से यासिर को सपोर्ट मिला। ठीक है। नोमान का एक फ़ायदा ये भी है कि ये लंबे ओवर्स आप इनको एक साइड से लगा दें और भले उसके बाद कप्तान सो जाए कि उसको बॉलर तब्दील करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी।
वो लगे रहेंगे, लंबी बॉलिंग करते हैं और लाइन लेंथ पे गो के बहुत ज़्यादा लूप या फ्लाइट के साथ नहीं करते हैं, लेकिन लगे रहते हैं। और जब आपके पास सिले लगे होते हैं, आपकी कैचिंग पोजीशन पे फील्डर खड़े हुए हैं, तो आपको विकेट्स निकलने ही निकलने हैं। एक आध कोई ना कोई आपके पास बॉल ऐसा होना है जिस पर बैट्समैन गलती कर जाएगा और चांस होंगे विकेट मिलने के। तो वो उनको खिलाने से कोई पाकिस्तान को नुकसान भी नहीं हुआ, फ़ायदा बहरहाल हुआ कि उन्होंने अपना इनपुट डाला, रन्स भी कर दिए उन्होंने बैटिंग में। फिर जो उन्होंने विकेट्स लिए पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका की, तो वो उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन थी उसका इंतखाब अपना दुरुस्त साबित किया। न्यूजीलैंड में ना ज़्यादा तकलीफ इस तरह के साथ ही टेस्ट रैंकिंग आ गई थी और हम एकदम से जुप करके नीचे गिरे थे, तो वो ना उसने जल्दी पे तेल जख्मों पे बहुत ज़्यादा सारा नमक छिड़क दिया था। अब अगर हम यहाँ पे बेहतर कर भी जाते हैं तो क्या हमारी रैंकिंग पे तो कोई मतलब फ़र्क उस तरह से नहीं पड़ेगा? देखिए बात यह कि फ़र्क तो जब आप अपने से ऊपर वाली टीम को हराते हैं, अगर अच्छी टीम को हराते हैं तो आपकी रैंकिंग को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर आप अपनी करीब की टीम को हराते हैं या अपनी से नीचे की टीम को हराते हैं, आप 5 मैचेस भी उसके साथ जीत जाएं जो रैंकिंग में आपके 1 नंबर ऊपर है या 1 नंबर नीचे है, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही सीरीज़ हम नंबर 1, 2 टीम के खिलाफ जीते हैं तो वो फिर जैसे हम नीचे हुए हैं वैसे ही हमारा ऊपर को भी लग जाता है, जंप लग जाता है। तो ये रैंकिंग इसलिए भी है। वो बात आपकी ठीक है कि जब हारे होते हैं, एक लोगों को पहले ये दुख होता है कि यार हार गए हैं, उधर से 10 मिनट के बाद आईसीसी प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, रैंकिंग जारी हो गई है, पाकिस्तान 6 से 7वें नंबर पर निकल गया है, तो एक और मौजू बन जाता है बहस के लिए। तो इसलिए वो बहरहाल जब गिरते हैं तो गिरे चले जाते हैं। मैं कह रही हूं ये विक्ट्री उन जख्मों को हील करने में मदद देगी, टीम के भी और लोगों के भी बहुत अच्छे तरीके से मदद देगी। देखें होम सीरीज़, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें फ़ायदा होम सीरीज़ का ये होता है कि आपको अपनी कंडीशंस मिलती हैं, आप अपनी पिचेस के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं और आपको फिर ये एडवांटेज भी होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के पिच बना सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी यहाँ पर मौका था कि वो 7 वाली या उससे 7 वाली पिच पर खेलते, लेकिन इस पिच पर खेलने का यह फैसला किया गया क्योंकि उनके फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे स्पिनर्स ज़्यादा अच्छे हैं। हमारी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है, हम स्पिन बॉलिंग के ऊपर जाएंगे और वो स्पिन बॉलर्स को ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते हैं तो हम उनको फंसा सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो मकसद था वो ये था कि टेस्ट मैच जीतना है, उन जख्मों को भरना है जो हमें न्यूजीलैंड में मिले हैं, और वो किसी हद तक पाकिस्तान उनमें कामयाब हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो नाकामी है ये कामयाबी उस पर किसी हद तक पर्दा ज़रूर डालेगी। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने के बाद पिंडी में भी पाकिस्तान के इम्कानात ज़्यादा होंगे टेस्ट मैच जीतने के, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जनूबी अफ्रीका के पास वो स्पिनर्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने पाकिस्तान के पास। बिल्कुल ठीक है, स्पिनर्स पाकिस्तान के पास अच्छे हैं। हाफिज़ इमरान बहुत शुक्रिया, आप आए सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये मैच 2 लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। एक बाबर आजम थे जिन्होंने 2 कैच छोड़े हैं, बैटिंग भी नहीं ठीक कर सके। अलीम डार ने 3 फैसले गलत दिए। रबाडा भी ना अपनी 200th विकेट के लिए उन्हें कितना इंतजार करना पड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब लेट्स होप कि आज का दिन हम पाकिस्तान की फतह के साथ जो है वो ख़त्म करें। एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।